सर कोचिंग में तो मेरे बेयरली 600 क्रॉस करता था। मोस्टली वो 500 से 600 में अटक जाता था और 300 वगैरह भी बीच बीच में आ जाते थे। आपके पढ़ाने के वे से मुझे एटलीस्ट एक ट्रैक मिल गया कि मुझे इसके बाद ये पढ़ना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुभाषिस पांडा और उनकी मदर। सुभाषिस ओडिशा से बिलोंग करते हैं, बीवाइज क्लासेस के कृष्णा बैच के स्टूडेंट हैं और इन्होंने नीट 2024 में अपने सेकंड ड्रॉप में 697 स्कोर किया है। सुभाषिस, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है? सर 1722। 1722, बहुत ही बढ़िया रैंक है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और सुभाषिस ने केमिस्ट्री में इस बार 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। तो सबसे पहले तो सुभाषिस, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैम, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके बेटे ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा नीट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी रैंक लाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चे के रिजल्ट के बाद? सर हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील थोड़ा कर सा रहे आप हैं। लाउडली बोलिए मैम। सर हम बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उसके ऊपर। वेरी गुड, डेफिनेटली प्राउड होना भी चाहिए। ऐसे होनहार बच्चे पे हर पेरेंट्स को प्राउड होगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जब सुभाषिस प्रिपरेशन कर रहा था तो क्या आपने कभी उम्मीद की थी कि सुभाषिस भी इतना अच्छा स्कोर कर लेगा? जी सर, उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट लड़का रहा है। हाँ सर। वेरी गुड। मैम, आप क्या काम करते हैं? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। और इनके पिताजी क्या करते हैं? वो टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं। ओके, वो स्कूल में टीचर हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है और वो इंटेलिजेंट लड़का है। अच्छे से मेहनत कर रहा है, नीट यूजी में अच्छा स्कोर किया है, फिर पीजी में अच्छा स्कोर करेगा, अच्छे रैंक लाएगा, अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करके फिर एमडी करेगा, फिर उसके बाद मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, समाज की, देश की सेवा करेगा। क्यों सुभाषिस? जी सर, बिल्कुल आपको डेफिनेटली। कैसा लग रहा है अभी 697 स्कोर? बहुत खुश लग रहा है, पर तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। मम्मी पापा बहुत काफी एक्सपेक्टेशन रखे थे, मैं उसको पूरा पूरा कर पाया। मैं वो बहुत खुश हूँ उसके रिलेटेड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपको ना मैम, आपको मैं बता दूं, 3 जनवरी को बीवाइज क्लासेस का 10th फाउंडेशन डे है जी और सर। उसमें आप सबको आना है, पूरे परिवार को आना है, मम्मी को भी, पापा को भी, सुभाषिस को भी। जी मेरी सर। तरफ से आपके लिए स्पेशल इनविटेशन है। बीवाइज क्लासेस की तरफ से कॉल भी आएगा, आपको अभी नोट कर देना, अपनी टिकट वगैरह बुक करा लेनी है। याद रखना, 3 जनवरी 2025 10th फाउंडेशन डे है बीवाइज फैमिली का। और इस पे हम बच्चों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सुभाषिस पांडा का तो 1 लाख रुपए कैश प्राइज मेरे पास रेडी रखा है। ठीक है सुभाषिस? तो पूरे परिवार के साथ आना है ना? जी अच्छा, सर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सुभाषिस, एक बात बताओ, भाई जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका स्कोर आया 697, आपने टारगेट क्या रखा था? सर मैं हमेशा सोच के जाता था कि 720 टारगेट रखना है, फिर उसके नीचे एग्जाम में जो भी आए मतलब उसके आसपास ही आए। अगर मैं थोड़ा लोअर टारगेट रखता तो शायद उससे भी कम आ जाता, तो मैंने हमेशा हाई एम किया था। मतलब आपने 720 रखा। जी सर, और 720 ही टारगेट होता है। और नीट 2025 के या 26 के जो आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे? नीट 2024 की कंडीशन को देखते हुए उनको अपना टारगेट कितना रखना चाहिए? सर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ हाई भी जा सकता है या फिर अगर एनटीए में थोड़ा सुधार आए तो पेपर मुश्किल बना के फिर अच्छा कट ऑफ डाउन भी हो सकता है। तो सेफ रहने के लिए एटलीस्ट उन्हें 670 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना पड़ेगा, ताकि जो भी दिक्कत आए उनको एटलीस्ट कॉलेज का सीट तो मिल जाए। वेरी गुड। अब आपने 720 टारगेट रखा तो आपका 697 आया है। तो बच्चा अगर 670 स्कोर करे तो उसके लिए टारगेट मिनिमम 700 प्लस होना चाहिए। डेफिनिटली सर। उसके लिए एक ड्रॉपर बैच बच्चे को क्या करना चाहिए, वो आज आपको डिटेल में बताना है और ईमानदारी से बताना। ये नहीं कि जैसे टॉपर आते हैं, मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये कोचिंग किया, यहाँ से पढ़ा, मतलब बहुत सारी बातें बताते हैं, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने जो रियल में किया,
आपको आज के इंटरव्यू में वही बताना है। और मैम आपने कैसे हेल्प की, आपको भी बताना है। एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए बच्चे के टॉप रैंक लाने के लिए, टॉप में मार्क्स लाने के लिए, वो भी आप भी बताएँ प्लीज़। सर वो तो हॉस्टल में था। फिर हमारी तरफ से जो कोशिश करना था हम कर रहे थे। जी, वो चाहे मेंटली सपोर्ट हो या फिर जैसे भी करके वो फिजिकल भी हो, जैसे भी हो हम मोटिवेट कर रहे मतलब थे। आपने पूरा इमोशनली और फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया है इनको? बहुत सपोर्ट किया है। आपने कभी डाँटा है इनको प्रिपरेशन के दौरान? डाँटा मतलब वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो डाँटने का कोई मतलब नहीं। जी, लेकिन अगर वो फ़ोकस नहीं कर रहा है तो डाँटना तो पड़ेगा ना। जी। ओके। मैम मतलब जैसे आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं आपने आज तक कभी डाँटा होगा, वैसे भी एक बेटा है। नहीं सर मैं अच्छा, सर मम्मी ये तो है डेफिनेटली। डाँटती अच्छा मम्मी ज़्यादा डाँटती है या पापा ज़्यादा डाँटते हैं? एक्चुअली मम्मी ज़्यादा डाँटती है। अच्छा, मैम आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि एक ही बेटा है, कहीं नाराज़ हो जाएगा, तो डाँटना नहीं चाहिए, ऐसा फ़ील हुआ कभी? नहीं सर, नाराज़ हो गए तो फिर भी हम माँ-बाप हैं उसे मनाने के लिए, लेकिन उसका फ्यूचर का मामला है। तो फ्यूचर में कुछ बनने के लिए तो उसको फ़ोकस करना है। अभी हुँ, नहीं करेगा तो बाद में तो वो पछताएगा। वेरी तो गुड, वेरी गुड। पढ़ाई में फ़ोकस करना ही करना। वेरी गुड। मैम एक जैसे आप लोग उड़ीसा से बिलॉन्ग करते हैं, मेरे पास ऑफ़लाइन में भी ओडिशा से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इस बात के लिए मैं ओडिशा के लोगों को ज़रूर प्रेज़ करूँगा कि वो एक तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। जब भी कोई आएगा मिलने, नमस्ते सर, पूरे हाथ जोड़ के एक तो होता है कुछ लोग ना फ़ॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन नमस्ते जी। और ओडिशा वाले पूरा प्रॉपर ऐसे हाथ जोड़ते हैं और बच्चे भी, पेरेंट्स भी। तो ये जो कल्चर ओडिशा में है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और शायद इसी वजह से पेरेंट्स ये परवाह नहीं करते कि 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, उसको सही डायरेक्शन देना, सही गाइड करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अच्छा मैम कभी ऐसा हुआ है कि शुभाशीष के कम मार्क्स आए हों और आपको और इनके पापा को टेंशन हो गई हो कि कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? लगातार कट ऑफ बढ़ती जा रही है, कभी ऐसा डाउट आया आपको? जी सर, लग रहा था कि वो आगे जाकर क्या करेगा, क्या नहीं। तो फिर एक टाइम में हमें लगा था कहीं पढ़ाई में कुछ कम कर रहा है कि फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। फिर बाद में हम उसे समझाए कि नहीं ऐसे कंटीन्यूअसली पढ़ो टाइम निकाल के पढ़ो। हाँ, वेरी गुड। अच्छा शुभाशीष ये बता जी, शुभाशीष आपका मिनिमम स्कोर कितना रहा है? टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे आप मॉक टेस्ट, कितना स्कोर मिनिमम था आपका? सर मैंने तो 300 मार्क्स भी फेस किए हैं। 300 मार्क्स से 697 जी सर। वेरी गुड और बहुत कम आ जाते थे मेरे 300s 400s भी फेस किए हैं और अच्छे भी किए हैं पर मिनिमम भी मैंने देखा है। वेरी गुड। हाईएस्ट कितना है? सर हाईएस्ट तो मैंने आज तक टेस्ट में 670 ही मैं स्कोर किया हूँ। मेरा शायद नीट ही आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। अच्छा मतलब मॉक टेस्ट में कभी 697 नहीं आया, सीधा नीट में किया है। नहीं सर इतना हाई तो नहीं आता था। मेरा चलो सबसे हाईएस्ट 70 है। ठीक है, एक बार ब्रीफ में ये बताओ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि देखो मोस्टली बच्चों के साथ यही होता है, जैसे आपने बताया ना अभी मेरे ऑफलाइन बच्चे भी यही रहते हैं कि सर मेरा 300 स्कोर आ रहा है, 400 स्कोर आ रहा है, मैं कैसे 600 650 करूँगा? तो उनको बड़ा डर रहता है। तो आपकी जो जर्नी है, आपने 300 से 697 किया है, आपके कम स्कोर भी आए हैं और जैसे आपने बताया कि हाईएस्ट 670 आया था। तो इससे पहले आप ये बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी पढ़ने की? आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे प्रिपेयर किया? आपका डेली टाइम टेबल क्या होता था? सर एक्चुअली जब मेरे कम स्कोर्स आ रहे थे, मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे कम रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करना चाहिए और उसे बार-बार करना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत चीज़ें पढ़ने लग जाता था, मतलब बायो में बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लेता था और कोचिंग के मॉड्यूल्स वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा देख लेता था। पर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं कम कंटेंट और टू द पॉइंट पढ़ूँगा, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अ, मैंने फिर सारा मतलब बायो में जैसे कोचिंग मॉड्यूल्स छोड़ दिया और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ने लग गया और फिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी थोड़ा चेंजेस लाना शुरू कर दिया। फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस दिया और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया। वेरी गुड। अच्छा एक बार आपका इंडिविजुअल स्कोर और बताएँगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का?
सर फिजिक्स में तो मेरा 167 आया है और केमिस्ट्री तो आपको पता ही है सर 180 आउट ऑफ 180 है। वेरी और गुड। बायो में बॉटनी में मेरा 170 है और जूलॉजी में 180, तो टोटल ऑफ 315 बायो। ओके, मतलब जूलॉजी में भी आपका परफेक्ट स्कोर है 180 और केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट में 100% स्कोर और 2 में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा सुभाषिस, ये बताओ आप डेली आपका जो क्लास का टाइम रहता था, उसमें कितना टाइम जाता था, कितने आवर्स देते थे? और उसके अलावा सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते थे? सर क्लास तो मोस्टली सुबह ऐसे 9-10 बजे से शुरू होके 2 बजे तक होता था। पर मेरा मेन स्टडी टाइम मोस्टली रात को रहता था क्योंकि मैं सुबह इतना फ़ोकस नहीं कर पाता था, तो मैं क्लासेस से आके मोस्टली सो ही जाता था। जैसे कि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए, फिर उठ के ऑलमोस्ट रात के बहुत देर तक पढ़ता था। क्योंकि वो क्लासेस के बाद जो टायर्ड रह जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जल्दी सो जाने से, बट मैं अपना कम्फर्ट ढूँढ के उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि सुबह उठ के ही पढ़ना है, आपने ये सोचा कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, मैं फ़ोकस अच्छा रखना चाहता था। मतलब ऐसा टाइम बाउंड अगर रख दूँगा तो थोड़ा मेरा अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाता था, जो भी डेली गोल्स होता था। वेरी गुड। मैम कभी ऐसा हुआ है इन्होंने क्लास छोड़ी हो या होमवर्क ना किया हो या कोचिंग की तरफ से कोई शिकायत आई हो? हुआ जी है। सर, शिकायत तो आया है, लेकिन वो टाइम निकाल के मैंने कभी उसे फ़ोर्स नहीं किया है कि ऐसे सुबह मॉर्निंग में उठ के ज़बरदस्ती पढ़ो, ऐसा कभी फ़ोर्स नहीं किया है। ओके, बस पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी में, जितनी रात तक पढ़ना है पढ़ो और अपनी मर्ज़ी में सो और सो वेरी के गुड, खुशी-खुशी उठो और फिर पढ़ाई में लग जाओ। वेरी गुड। फ़ोर्स कभी फ़ोर्स नहीं किया है कि क्लास 1 से अभी तक, कभी मॉर्निंग से उठ के पढ़ो। जी, उसमें उठना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ना है तो तुम्हें जो 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, चाहे जितने भी घंटे पढ़ो, जी, अपने मन से पढ़ो, वेरी ज़बरदस्ती का वेरी गुड। मैम मतलब आप यही सीखने को मिला आपके पॉइंट से हमें कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉप मार्क्स लाते हैं, वो भी गलतियाँ तो करते हैं, क्लास छूट गई या होमवर्क नहीं किया। क्यों सुभाषिस? कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरे से अगर छूट गया ना, मैं तो 700 प्लस कर नहीं पाऊँगा। गलतियाँ भाई सबसे होती हैं, क्यों? हुँ, जी। अच्छा, जब आपसे कोई क्लास छूट जाती थी या आप कोई वीक का टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? प्रेशर तो स्ट्रेस तो आती होगी ना कि भई आज का मेरा होमवर्क छूट गया या मैं चैप्टर पूरा नहीं कर पाया, रिवीजन नहीं कर पाया, क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? सर मैं कॉम्पेंसेट कर देता था। मतलब अगर आज मेरा 2 घंटे का लॉस हो जाता था, तो मैं अगले दिन 2 घंटे ऐड कर देता था पढ़ाई को। तो ओ ऐसे करके मैं कंप्लीट कर लेता था। ओके, मतलब अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना ही करना है, आज नहीं हुआ तो कल करना है। वेरी जी गुड। सर। अच्छा मैं सुभाष, टेस्ट जी सर। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, जैसे टेस्ट से पहले कुछ टाइम रहता है कि अगला टेस्ट से पहले ये सिलेबस है, तो कभी पेंडिंग रह जाए तो मैं एटलीस्ट टारगेट रखता था ये टेस्ट से पहले सारे कंप्लीट हो जाए, जो भी आ रहे हैं टेस्ट के टॉपिक्स। तो वो चाहे कंपेंसेट करके करना हो कि आज लॉस हो गया तो अगले दिन 2 घंटे ऐड कर ऐसे कर देता था। ओके। अच्छा सुभाषिस ये बताओ जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे, तो कभी-कभी ऐसा भी होता होगा ना भई जैसे आज तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूरा हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 1 रह गया, मतलब ऐसा होता होगा ना? या आप डेली तीनों कंप्लीट कर लेते थे? नहीं सर, डेली तीनों करने से एक सब्जेक्ट मैं परफेक्टली नहीं कर पाता था। तो मैं हर दिन एक सब्जेक्ट या फिर अगर तीनों भी कर रहा हूँ तो मतलब ऐसे एक का कम पोर्शन और एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फ़ोकस करता था। ओके। तो उसमें कौन-सा सब्जेक्ट है? बायो तो जल्दी आसान रहता है आपका, बायो तो डेली कंप्लीट हो ही जाता होगा। थोड़ा कभी-कभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आता होगा। हाँ, सर मैं बायो को काफ़ी कम टाइम देता था फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कंपैरिज़न में क्योंकि बायो यूजुअली मतलब एग्ज़ाम में आता है तो हो जाता है, पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री मतलब अगर छूट जाता है तो तब प्रॉब्लम आता है फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स वग़ैरह में करने के लिए। ओके। अच्छा बायो में आपने एनसीईआरटी पे फ़ोकस किया, उसके अलावा और भी कुछ किया था क्या? जैसे एनसीईआरटी पे तो हर बच्चा फ़ोकस करता है। जी सर। सर पहले किया करता था, उससे मेरे मार्क्स कभी 300 क्रॉस नहीं करते थे। उससे हमेशा मतलब ऐसे 280, 290 पे अटक जाता था। पर बाद जी। में मैंने प्योरली एनसीईआरटी ही फ़ोकस किया और उससे बार-बार पढ़ा, बाकी कुछ फ़ॉलो करने के
वजह तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए भाई बायो में? एनसीईआरटी के अलावा कोई अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत है या ओनली एनसीईआरटी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बायो में मिनिमम रखने से अच्छा है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बदले एन नंबर ऑफ टाइम्स एनसीईआरटी पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था बायो में, एक डायग्राम क्वेश्चन आया था जो काफ़ी बच्चे मिस कर गए थे। तो हुँ। मोस्टली ये होता है कि वो रिकॉल नहीं कर पाते कि वो किस चीज़ का डायग्राम था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बदले अगर वो बार-बार वही चीज़ों को देखते जाएँ तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगा। मतलब आप एनसीईआरटी को जितना मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करेंगे उतना बेनिफिट है। डेफ़िनेटली। ओके और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सिर्फ़ केमिस्ट्री में जैसे फिज़िकल का हो गया, उसमें फिज़िक्स से ऐसा बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, वहाँ हुँ। से करना रहता है। एनसीईआरटी में भी काफ़ी पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको पढ़ के जाना होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकेंडरी सेल वाला पार्ट है, वो बहुत बच्चे थ्योरेटिकल मिस पार्ट कर जो है। डेफ़िनेटली हाँ सर। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो पूरा ही एनसीईआरटी पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि वो मतलब डायरेक्टली एज़ इट इज़ क्वेश्चन्स आते हैं और उनमें ऐसे वैल्यूज़ भी नहीं चेंज कर सकते। तो हुँ। वो तो डेफ़िनेटली करके जाना ही चाहिए। प्योर एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कृष्णा बैच के स्टूडेंट थे, जब आप कृष्णा बैच से पढ़ रहे थे, आपको कभी ऐसा लगा कि यार मेरे को कृष्णा बैच से अलग कुछ करने की ज़रूरत है या कृष्णा बैच से पढ़ के ऐसा लग रहा हो, कहीं यार केमिस्ट्री में मार्क्स कम तो नहीं रह जाएँगे? ऐसा डाउट आया कभी? सर डाउट तो नहीं आया था, मुझे एक्चुअली एक सपोर्ट चाहिए था क्योंकि मुझे खुद अपने से केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत बोर लगता है। आपके पढ़ाने के वे से मुझे एटलीस्ट मतलब जो एनसीईआरटी को देख के ऐसा मतलब पैनिक हो जाता था कि इतना डेटा दिया है, इतना अनऑर्गनाइज़्ड है, तो मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ? उसका एटलीस्ट एक ट्रैक मिल गया कि मुझे इसके बाद ये पढ़ना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ वो हुँ, आपसे मुझे पता चल सका। वेरी गुड। अच्छा कृष्णा बैच को फ़ॉलो करके आपने 180 स्कोर किया है केमिस्ट्री में। तो मैं आपसे एक सजेशन या इम्प्रूवमेंट जानना चाहता हूँ, जो आप चाहते हैं कि मैं कृष्णा बैच में मुझे करना चाहिए बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए? सर कृष्णा बैच में अ, आई थिंक ठीक ही है सर। मुझे एक्चुअली कोई सजेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग। मुझे मुझे एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि आपने डिस्टिंग्विश ही कर दिया था कि इस पे आप फ़ोकस कीजिए और इस पे आप फ़ोकस नहीं कीजिए। तो वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। सर। ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा जैसे कृष्णा बैच में आपको ऐसा तो नहीं लगा क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कोर्स है, अगर हम न्यू सिलेबस के हिसाब से बात करें, वो ओनली 50 आवर्स का कोर्स है। तो कहीं हाँ। आपको ये डाउट तो नहीं आया कि 50 आवर्स में सर केमिस्ट्री पूरा कैसे करा देंगे, पूरी एनसीईआरटी कैसे हो जाएगी? ऐसा तो नहीं लगा कहीं कुछ छुड़वा दिया हो? नहीं सर, आप तो लाइन्स वाइज़ ही जा रहे थे, तो मैंने वो डाउट तो नहीं किया था। इनफैक्ट आप लाइन्स के बाद भी आप उसके बैक एक्सरसाइज़ेज़ भी कराते थे, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ, जो कि ओके, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता ही नहीं था। ओके मतलब एक्सरसाइज से डर लगता होगा कि यार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन करे? हाँ, सर वो तो मतलब उसमें से कहाँ ही क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उसको बहुत नेग्लेक्ट कर देता था, पर वो भी कवर हो जाता था आपके थ्रू। फ्यूचर फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए या फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए सजेशन केमिस्ट्री में? सर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप जितना भी डिटेल ओरिएंटेड होंगे, जितना भी आप फैक्ट्स याद रखेंगे, उतना बेटर होगा। कुछ पॉइंट्स जैसे कि वो टेबल्स वगैरह में से सब कुछ पढ़ना तो नहीं है, जो जनरली जैसे ट्रेंड्स याद रखने होते हैं कि इसका ये ऑर्डर है, जैसे पी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के हैं, बॉन्ड एंगल वगैरह के ऑर्डर आते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के वो ऑर्डर बस आप ऑर्डर याद करो उनको, वैल्यूज को मत रटो। उसको नहीं याद रखना। जी सर, वेरी वैसा वेरी गुड मतलब मेन पॉइंट तो ये कि भाई एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। जैसे हम देखते हैं कोचिंग में हम लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, जॉन टॉलर इफेक्ट, पता नहीं कौन से इफेक्ट, लेकिन वहां आता ओनली एनसीईआरटी का। हाँ, डेफ़िनेटली। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे 1-2 तो आ जाते हैं, पर अगर हम 1-2 के बदले बाहर से पढ़ना शुरू कर दें तब तो मतलब गोल अचीव नहीं कर सकते। वेरी गुड। अच्छा कभी कोचिंग में भी 180 मार्क्स आए थे आपके टेस्ट में? सर कोचिंग में तो मेरे मोस्टली ऐसे बारली 600 क्रॉस करता था। मोस्टली वो 500 से 600 में अटक जाता था और 300s वगैरह भी
बीच-बीच में आ जाते थे। बस लास्ट को मैंने वो फुल टेस्ट वगैरह में थोड़ा इम्प्रूव करना शुरू किया। ओके। और फिजिक्स में क्या सजेस्ट करोगे? आपने फिजिक्स में क्या एनसीईआरटी ज़रूरी है? आपने फॉलो किया था? आपने क्या-क्या किया था फिजिक्स में? सर फिज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी आज तक एक भी पेज खोला नहीं। वो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया मैंने शायद ही वो लाइन देखा होगा। वो ओके। प्योरली लॉजिकल था, बट बच्चों ने पता नहीं आपको मार्क्स क्यों मिले या नहीं मिले? एनसीईआरटी वाला बात बोला था। आपको मार्क्स मिले या नहीं मिले? हाँ सर, मैंने तो सही किया था। वो तो प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, दूसरा वो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। हाँ, सर केमिस्ट्री के लॉजिक से भी कौन जाता है। क्योंकि वो क्वेश्चन सही देखा था तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, उसमें है ही नहीं कुछ भी। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं है। सर हाँ। वो थोड़ा-सा अगर सोच लेते कि वो रेडिया जहाँ हम केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं, जहाँ पे ईच आ गया, ओल आ गया, केमिस्ट्री वैसे ही फेल हो जाती है वहाँ पे। हाँ, डेफिनिटली सर। अच्छा, आपने 167 स्कोर किया विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी, आपने फिजिक्स में एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया। जी सर, तो मैंने आप ये एनसीईआरटी रिकमेंड करोगे बच्चों को, अगर फिजिक्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, 160 170 आराम से स्कोर हो सकता है, जो कि एक आइडियल स्कोर है फिजिक्स के लिए। यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड। और जैसे अभी आपके इंटरव्यू से पहले मुझे टीम ने बताया कि आपने बीट टेस्ट सीरीज भी फॉलो किया था। जी सर। बीट टेस्ट सीरीज में आपका हाईएस्ट स्कोर कितना आया था? सर बीट टेस्ट सीरीज़ में हाईएस्ट आई थिंक 636 बने थे मेरे। 630। और जी मैं सर। बोलता था जिसके 640 650 आ जाएंगे वो 680 690 कर लेगा। तो आपने तो 630 से 697 कर दिया। यस वेरी सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रिवीजन का प्लान क्या होता था आपका? अच्छा। सर रिवीजन के लिए मैं क्या करता था कि जो फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह होते थे, मैं बस ऐसे गो थ्रू कर लेता था। मैं इतना डिटेल में कि वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वापस से पूरा स्टार्टिंग से रीड करना है, मैं वैसा नहीं करता था। और हुँ। बायो के केस में मैं बस लाइन्स को ऐसे देख लेता था और डायग्राम्स को देख के चला जाता था। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाता था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो मैं थोड़ा-सा शॉर्टकट करने की कोशिश करता था। ओके। अच्छा, टेस्ट से पहले कभी रिवीजन किया था आपने? अ, हाँ सर, टेस्ट से पहले मैं रिविज़न करता था और मैंने एक डायरी सेपरेट रखा था जिसमें सारे टेस्ट के मिस्टेक्स लिखे थे, वो टेस्ट से पहले देख के जाता था, बस उतना ही अच्छा, करता था। वेरी गुड। टेस्ट की मिस्टेक्स लिखने का मेथड क्या होना चाहिए? सर टेस्ट का मिस्टेक्स क्योंकि टेस्ट एनालाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्वेश्चन्स और उसके सॉल्यूशन को काफ़ी शॉर्टकट में जैसे कि खुद को समझ आए वैसा लिखना चाहिए और बस जो मिस्ड क्वेश्चन हो या फिर जो गलत हुए हों या फिर जो तुक्के से सही हो गए हों, बस उनको ही लिखना चाहिए। आपके तुक्के और से सही होते थे आपके? हाँ सर, डेफ़िनेटली मैं सारा क्वेश्चन तो मतलब ऐसे हर टाइम तो 100% प्रिपेयर्ड तो नहीं रहता था, तो कुछ गेसेस भी लगा देता था। मैम सारी बातें सच बोल रहा है ये? जी सर, कभी अ, वो झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता, वेरी गुड। अच्छा, कभी इनके पापा ने डाँटा? टीचर थोड़े से सख्त रहते हैं परिवार के बच्चों के प्रति, नहीं सर, खासकर नहीं सर, उसके इनके पापा पापा नहीं बहुत डाँटते? सर पापा काफ़ी चिल हैं। वो बहुत कूल है, पापा काफ़ी कूल है, बहुत पापा कूल है। चिल। काफ़ी चिल हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबको मम्मियाँ ही पीटती है क्या? मेरी मम्मी भी मारती थी मुझे। लेकिन अच्छा, एक चीज़ है, मैं ये जानता हूँ जिसको मम्मी की मार पड़ गई ना, वो पूरी वो कभी भी फेल नहीं हो सकता ज़िंदगी में। वो वो हर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेगा, वो ज़िंदगी के हर म दौर में आगे जाएगा। क्यों मैम, सही बात है ये? ये सही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं मम्मी की वो पिटाई नहीं, वो आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद है। अच्छा, मैम आप जो पेरेंट्स भी वीडियो देखते हैं हमारी, आप पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि भई आप अपने बच्चे को ऐसे गाइड करें, ऐसे उसकी मदद करें? तो सजेस्ट मतलब जैसे कि मैं सभी पेरेंट्स को यही करना चाहती हूँ कि बचपन से ही माँ को पहले घर में अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, पहले से ही। जी, क्लास 1 से अगर बच्चा ठीक पढ़ रहा है, तो आगे जाकर ठीक पढ़ेगा। कोई-कोई माँ तो बोलता है कि बाद में देख लेंगे, बच्चा अभी छोटा है, अभी प्यार क्या में। पढ़ ज़रूरत है, बाद में देखेंगे। नहीं, वो क्लास 1 में वो 10th के बराबर है। 10th क्लास में जैसे अगर एक बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा ज़रूरत है, क्लास 1 के बच्चे को भी उतना ही ज़रूरत है। तो बिल्कुल। क्लास 1 को उसको देखना चाहिए।
और जी, माँ को पहले देखना चाहिए, पापा को बाद में। जी। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि पापा तो मोस्टली बच्चों के काम पे रहते हैं, ऑफ़िस में रहते हैं या बिज़नेस में घर से बाहर ही रहते हैं मोस्टली और ज़्यादातर मम्मी को पता रहता है कि कब ये पढ़ रहा है, कब नहीं पढ़ रहा, तो मम्मी प्यार से उसको समझाए भी और ज़रूरत पड़ने पे पिटाई भी करे। ट्राई भी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अच्छा कभी आपको लगा भई मम्मी पिटाई कर रही है, मम्मी को क्या ज़्यादा पता है, खुद तो वो ओनली हाउसवाइफ है, मेरे को क्या बताएँगे? आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ जब डाँटती थी? कि मम्मी जितना भी गुस्सा करे बट फिर भी जब भी मैं स्ट्रेस में हूँ या फिर कोई मुझे इमोशनल प्रॉब्लम है तो मम्मी हमेशा सॉल्व कर देती है। तो ऐसा मैं कभी नहीं सोचता था। डेफ़िनेटली मम्मी का तो हेल्प बहुत रहा है। मतलब शुभाशीष लकी है, अच्छे मम्मी-पापा मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा शुभाशीष मैं लास्ट में आपकी तरफ से कोई सजेशन बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहता हूँ, जो भी आपके मन में है। होता ना एक जैसे नहीं तो कोई आकर के इंटरव्यू में मैंने तो ये बुक किया था, वो किया था, बहुत सारी बातें बोल देते हैं। टॉपर्स मतलब नंबर आ गए फिर उसके बाद जो मन में आया वो बोल दिया। एक कोई पर्सनल सजेशन आप बच्चों को या आपके जो छोटे भाई-बहन उनके मम्मी-पापा, अंकल-आंटी को कोई सजेस्ट करना चाहते हो? सर, मैं तो यही कहूँगा कि पहला तो ओवरथिंक नहीं करने के लिए कि मतलब बाद में कॉन्सिक्वेंसेस सोच के कि अगर मैं अभी से ये नहीं करूँगा तो बाद में ये हो जाएगा, वैसा ना सोच के आराम से प्लानिंग करके अगर वो स्टेप वाइज़ कुछ भी कंप्लीट करते हैं तो वो आराम से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और ज़्यादा इधर-उधर ना पढ़ के अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करें तो वो मतलब नहीं, लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज़ क्या कहना चाहते हो आप? ओनली लिमिटेड एनसीईआरटी? मोस्टली एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही सोर्स से करे। अगर वो मल्टीपल सोर्स से करे तो मतलब वैरायटी ज़्यादा ज़रूर होता है, बट नीट में मोस्टली तो ऐसे पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाले क्वेश्चन्स ही आते हैं। तो बच्चे बहुत ओवरथिंक कर देते हैं कि हमें अगर 3-4 सोर्सेज़ से नहीं करे तो हमें वैरायटी नहीं मिलेगा, जो कि बहुत गलत है। तो ओके, उन्हें बस एक ही सोर्स पे स्टिक करना चाहिए, चाहे वो जो भी सोर्स करते हैं। मेरा ओके। वही मानना है। अच्छा जब आप ड्रॉप कर के लिए जा रहे थे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, फिर फर्स्ट ड्रॉप के लिए गए, फर्स्ट ड्रॉप में पहले अटेम्प्ट में आपके आई थिंक कितने बताए थे आपने 537 जी सर, और 537 आए। सेकंड अटेम्प्ट में तो सेकंड अटेम्प्ट में 589। और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में तो सर ये वाला है। 697 ठीक। अच्छा जब आपके पहले अटेम्प्ट में भी ठीक मार्क्स थे, तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए मम्मी-पापा ने मना नहीं किया? सर एक्चुअली तभी 12th अभी कोरोना से कंप्लीट होके जस्ट गया था वो फेज़। तो तो उन्हें छूट भी मिल गई आइडिया एक और सर फिर एक्चुअली मैं खुद से पढ़ नहीं पाया था, उन्हें भी आइडिया था, तो उन्होंने मुझे और एक चांस देने का सोचा। ओके तो और फिर फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉप में आप बिल्कुल बाउंड्री के पास थे, तो उस टाइम क्या हुआ? मम्मी-पापा ने परमिशन डायरेक्ट दे दी या थोड़ा-सा नाटक करना पड़ा था? सर एक्चुअली वहाँ पे मैं पढ़ा तो था, पर मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला था कि एकदम अच्छा कैसे करना है। मैं तभी बहुत डर के कि अब अभी अगर होगा या फिर नहीं होगा, मैं बहुत स्ट्रेस और पैनिक में आ गया था। हुँ, बट इस साल पापा ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि अगर डूब भी जाए एग्ज़ाम तो मत सोचना। तो वो सोच के मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया था तो मुझे एक बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आया। तो उसी के वज़ह से आज ये रिज़ल्ट हो पाया है। और मम्मी ने क्या बोला था पेपर के दिन? मम्मी ने तो बोला था कि ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे अगर भूल जाऊँ कोई भी क्वेश्चन तो ऐसे आँख बंद करके पेज याद रखो कि पेज के इस लाइन पे ये लिखा था। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस आँख बंद करके सोच लेना जो भी क्वेश्चन है। वेरी गुड तो मतलब रिलैक्स होके पेपर देना है। तो वेरी गुड भाई बहुत अच्छा स्कोर रहा है आपका। मैम आपने भी अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से गाइड किया है। मेन पॉइंट यही होता है कि जो लास्ट डे है, हमें पूरी साल की मेहनत उस दिन लगानी होती है और आपने दोनों ने यही बोला कि पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक नहीं होगा बच्चा अपने आप अच्छा स्कोर कर लेगा। और मेरे ख्याल में आप सैटिस्फाई हैं अपने स्कोर से कि या ऐसा था कि यार 1-2 क्वेश्चन और ठीक कर सकता था? सर काफ़ी अच्छा तो स्कोर है, बट इस साल जैसे इन्फ्लेशन हुआ है, शायद अगर मेरा थोड़ा रैंक बेटर आ जाता, स्कोर चाहे भले ना आता, बट रैंक थोड़ा-सा और बेटर हो सकता तो मुझे बहुत खुशी मिलता। ओके, चलो देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अभी आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है? सर अभी तो मुझे एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ है, बट मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। वेरी गुड, वेरी गुड।
देखो मैम, इसने मेहनत बहुत अच्छी की है सुभाषिस ने, और स्कोर काफ़ी अच्छा है। हालाँकि नीट 2024 में जो भी हुआ उसके कारण रैंक थोड़ी-सी पीछे चली गई है। लेकिन मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ, एवरीथिंग हैपेन्स फॉर मी नॉट टू मी। हर चीज़ हमारे अच्छे के लिए हो रही है। अगर मान लो सुभाषिस को अपने इस बार 697 पे ये एम्स दिल्ली मिल जाता, सुभाषिस को ऐसा लगता कि यार कुछ नहीं है, मेडिकल देख लेंगे। लेकिन अब अंदर एक आग रहेगी कि यार एम्स दिल्ली से एमबीबीएस तो नहीं कर पाए, एमडी एम्स दिल्ली से करना है। फिर सुपर स्पेशलिटी में और मेहनत करना है। तभी तो हम अच्छे बनेंगे ना। यस सर, तो डेफिनेटली। भगवान अगर अपने को कभी थोड़ा देते हैं ना, इसका मतलब उन्होंने बचा के रखा है कि आने वाले टाइम पे अपने को ज़्यादा देंगे। तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, एकदम खुश होके आगे की लाइफ को एन्जॉय करना है और कॉलेज की लाइफ को एन्जॉय करना है। मैं आपको कहूँगा 4-5 आप कॉलेज में अपने सब्जेक्ट के अलावा आप ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी वगैरह ये बुक्स ज़रूर पढ़ें, जैसे महात्मा गांधी जी की है, एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की है या अब्राहम लिंकन की है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऐसे महान लोगों की जो भी बायोग्राफी आपको मिले, जहाँ से भी मिले, वो ज़रूर पढ़ें। अच्छी-अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ना, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि आपकी बातों में और जो आपने प्रिपरेशन किया, जो हमने देखा साल भर, आप में पेशेंस बहुत अच्छा है। और पेशेंस इंसान को इतना आगे लेके जा सकता है, जितना खुद ने कभी सोचा भी ना हो। तो ये पेशेंस बना के रखना है, आपके मम्मी-पापा की बातों को अच्छे से फ़ॉलो करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। और 3 जनवरी को मैम आपको पूरे परिवार को, 3 जनवरी 2025 बीवाइज़ क्लासेस का 10th फाउंडेशन डे है, पूरे परिवार को आना है। ठीक है सुभाषिस? ऑफ़िस की तरफ से भी कॉल आ जाएगी, है ना? ठीक है मैम, आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू भाई सुभाषिस। थैंक यू सर।